नेशन हो जाए, नेशनलिज़्म हो जाए, ठीक है? तो आखिर जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये आखिर नेशन का आइडिया कहाँ से आया? ये जो है नेशन का जो आइडिया है कि भैया एक राष्ट्र होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए, वो आइडिया आखिर कहाँ से आया? तो फ्रेंच से ही आया था, ठीक है? देखिए पहले हम देखते हैं कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिस्ट का, वो कहाँ से आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। याद कीजिए 1789 वो डेट था, 14 जुलाई 1789, जब बेस्टाइल जिले पे हमला हो गया था। देखिए ये वाला बेस्टाइल जिला था, कुछ क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने वहाँ थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? बेस्टाइल जिले पे हमला करके वहाँ के आर्म्स वगैरह को अपने हाथ में ले लिया था और राजा के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक? वो स्टोरी उसमें। तो ये वही बोल रहा है कि जो पहला जो एक्सप्रेशन था नेशनलिस्ट का भावना आने का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हो चुका था। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarchy. आपको पता है कि जो फ्रांस था, फ्रांस एक फुल फ्लेज मतलब पूरी तरीके से समृद्ध एक टेरिटोरियल देश था, जो कि किसके अंडर था भैया? मोनार्की के अंदर था, वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि पूरी तरीके से वो मोनार्की के कंट्रोल में था 1789 के अंदर, ठीक है? द पॉलिटिकल The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of a French citizen. फिर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि कुछ सारे चेंजमेंट हुए, बहुत सारा विद्रोह हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, है ना? असेंबली बना, बहुत सारी चीज़ हुए, राजा को गुलियोटाइन कर दिया जाता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, सब हमने देखा था। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना? ये अभी जो बोल रहे हैं, ठीक है? एक फ्लैशबैक है, तो आपको पहले पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस अच्छे से समझ पाएँगे, है ना? मतलब आप देख लो, अगर आपको बहुत अच्छे से आप ऐसे भी देखिएगा तो द पॉलिटिकल एंड दैट कैन द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेreignty फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है कि जो पावर है मोनार्की से वो फ्रेंच सिटीजन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना? वो हम देखे थे कि कैसे कैसे होता है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु पुट हैंड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेव डेस्टिनी। रेवोल्यूशन ये आता है, प्रोक्लेम करता है कि भैया ये लोग ही थे जो कि अपने देश को एक किए, गिफ्ट दिए, या फ्रांस को एक नया फ्रांस बनाए जहाँ पर उन्होंने अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और राजा के पावर को उन्होंने खत्म कर दिया था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। आप शुरुआत से ही देखेंगे कि फ्रेंच के जो रिवोल्यूशनरी थे, फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं, वो बहुत सारे ऐसे-ऐसे मेजर लाए प्रैक्टिसेस लाते थे, चेंजेस लाते थे, जिससे कलेक्टिव आइडेंटिटी हो फ्रेंच पीपल में, यानी कि फ्रेंच के पीपल आप एक-दूसरे को अपना भाईचारे की तरह नज़र से देखें ना, लोग एक हो जाएँ, है ना? तब ना जाके वो लड़ पाएँगे किसी से भी। द आइडिया ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड एंड ले सिटियन, द सिटीज़न emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो जो आइडिया था ला पात्रे का, यानी फादरलैंड और ले सिटियन सिटीजन, ये जो है उस देश में उस देश के लोगों के लिए, है ना? ये कम्युनिटी को इक्वल राइट्स एन्जॉय करते थे लोग। ये बताया गया था क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़िएगा, उसमें इसके बारे में किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो बताया था कि भैया सभी सिटीजन एक है ना? ये ज़मीन फादरलैंड है। सबको इक्वल राइट्स मिल चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो सभी लोग एक फीलिंग जो है एकपन का अपना समझ रहे थे। द न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो नया फ्रेंच फ्लैग बन गया था, द ट्राई कलर कलर का फ्रेंच फ्लैग था, वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। वो जो है पहले एक रॉयल स्टैंडर्ड तरह का वो पहले एक रॉयल स्टैंडर्ड तरह का झंडा होता था, लेकिन अब उन लोग रेवोल्यूशनरी से उन्होंने करके ट्राई कलर का एक झंडा ला दिया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल होता था, कि जो चुना चुना जाना था, याद कीजिए 9th क्लास में एक्टिव वाज सॉरी एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन कहा जाता था। स्टेट जनरल तो जो था उसको
इलेक्ट करते थे अब कौन, एक्टिव सिटीजन, और उसका जो स्टेट जनरल का जो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली नाम चेंज करके रख दिया गया। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज, नए नए मंत्र शायद ओथ टेकन्स एंड मार्टरीज कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। क्या होने लगे कि नए नए हाइम्स बनने लगे, नए नए हाइम्स बने फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान। ओथ टेकन, नए नए ओथ अब सबको मतलब जितने भी जो आते हों या मोनार्की में मतलब कोई भी किसी पद के लिए जब उस पे होता था तो शपथ लेना पड़ता था उसको। और मार्टरिज हमें डेड मतलब शहीदों को याद करना, है ना। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, सभी चीज अब नेशन राष्ट्र के नाम पर हो रहा है ना, क्या फ्रेंच में है। A centralized administrative system was put in place। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ला दिया गया कि भाई अब 20 अब एक जैसे अभी कैसे है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, वो पूरे देश को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ला दिया गया, और वो जो है फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, जो कि क्या करेगा, उस बाउंड्री के तहत यानी कि जहाँ तक फ्रांस का एरिया है उसके अंदर तक के लॉ बनाएगा सभी सिटीजन के लिए, सब पे इक्वली होगा यूनिफॉर्म लॉ। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड। अंदरूनी जो भी कस्टम ड्यूटीज थे उन सबको एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि अब आप सामान यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं तो कोई भी टैक्स वैक्स नहीं देना है बीच में कहीं भी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेग एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया में। तराजू जो है मतलब किसी को तौलने का एक स्टैंडर्ड मेजर है ना। रीजनल डेलीगेट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट्स स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। रीजनल डेलीगेट्स जो भी मतलब बोलियाँ थी वहाँ की उनको डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच को कहा गया कि इसी को बोलना है आपको, यही बोलना है या लिखना है पेरिस में, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और फ्रेंच ही लैंग्वेज जो है वो कॉमन लैंग्वेज रहेगा, सब कोई यही यूज़ करेंगे पूरे फ्रांस में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रेवोल्यूशनरी है, द रेवोल्यूशन फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe become nation. रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर करते हैं कि ये एक मिशन है ना। मिशन है डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, जो कि शुरुआत हुआ है फ्रेंच नेशन से। फ्रेंच नेशन जो है लिबरेट फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप। भले ये अभी फ्रेंच मतलब हम लोग मतलब फ्रांस में कहा नहीं हुआ, लेकिन अभी यूरोप में फैलेगा। यूरोप में जहाँ पर तानाशाह, डेस्पोटिज्म का मतलब तानाशाह होता है, यानी कि जहाँ पर राजा रूल कर रहा है। जैसे फ्रेंच में तो फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होता है कि राजा को हटा के गुलेटाइन कर दिया जाता, मार दिया जाता वहाँ के लोगों के द्वारा। वही लोग कह रहे हैं, रिवोल्यूशनरी कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। हर यूरोप में, हर जैसे यूरोप में फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, रशिया है, फिर आपको पोलैंड है, जर्मनी है, बहुत सारे ब्रिटेन है। हर जगह को ये बोला जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, फ्रेंच एक शुरुआत है, हर जगह होगा। इन अदर वर्ड, और लोगों को मदद करना चाहते हैं एक नेशन स्टेट बनने में। चाहते हैं कि जिस तरह से फ्रांस बने उसी तरीके से सभी जर्मनी बन जाए, इटली बन जाए, हर बहुत सारे देश हैं जो भी एक राजा के अंदर हैं वो सब राजा से छूट जाए। When the news of the events in France reached different groups, students and other members and educated middle classes began setting up Jacobin clubs। जब ये जो न्यूज़ है मतलब फ्रांस का कि भैया मतलब फ्रांस जो है वहाँ के लोगों ने रेवोल्यूशन किया, और क्या किए लोगों ने, वहाँ के मोनार्की को, फ्रांस से मोनार्की को था उसको गिलेटाइन वगैरह कर दिया, और वहाँ पर रिपब्लिक हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की या रिपब्लिक जो भी कह लीजिए अभी आप, वो हो गया। और मतलब वो एक नेशन स्टेट टाइप बन गया। तो अब ये बात जैसे अलग अलग देश में फैल रही थी, यूरोप के अलग अलग देश स्टूडेंट जो है या जो भी मेंबर थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो क्या जैकोबिन क्लब बनाने लगे। आपको पता ही होगा जैकोबिन क्लब, नाइन्थ क्लास में भी। जैकोबिन क्लब कौन किसने बनाया था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबर्ट क्या जैकोबिन क्लब को सेटअप किया था। क्योंकि इसके अगर आप थोड़ा सा कमेंट में अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए कि जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स
Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. उनके जो एक्टिविटी थे जो रिवोल्यूशनरीज के वो कैंपेनिंग करते थे हर जगह जगह जाके वो वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव टू ये कहाँ कहाँ तक गए हॉलैंड गए बेल्जियम गए स्विट्जरलैंड गए इटली तक गए इन द 1790s में With the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. और रिवोल्यूशनरी वार के कारण जो क्रांतिकारी इन्होंने युद्ध लड़ा फ्रांस में अब ये जो है फ्रेंच आर्मी जो है ये पूरे अब्रॉड अब्रॉड मतलब अलग अलग फ्रेंच के अलग अलग फ्रांस के अलग अलग देशों तक ये आइडिया अब जा रहा है कि नेशनलिज्म के आइडिया जो है वो जा रहा है फैल रहा है कि आखिर वहाँ कैसे नेशनलिज्म आया ठीक है अब ज़ाहिर-सी बात है अगर फ्रांस में अगर कुछ होता है, तो पूरे देश में होगा। एक ये वर्ल्ड मैप का थोड़ा-सा नक्शा है, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 अभी देखते हैं 1815 कांग्रेस ऑफ वियना क्या है? अभी देख लीजिए थोड़ा-सा ये फ्रांस यहाँ दिख रहा है आपको। ये रहा ग्रेट ब्रिटेन, ये रहा इंग्लैंड, यही हैं जो हमारे पास आए थे और हम पे शासन कर रहे थे या रूल कर रहे थे। ये देखिए ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑस्ट्रिया है ना? स्विट्ज़रलैंड है, ये बाद में जाके यही बनेगा इटली, ठीक है? और आपको ये देखिए प्रूशिया है, ये बाद में जाके बन जाएगा ये सब मिलके जर्मनी बन जाएगी, ये पोलैंड है, ये रशिया है। तो अलग-अलग देश दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है ऑटोमन एम्पायर, ये ऑटोमन एम्पायर बहुत ही बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है? तो देखते हैं क्या-क्या होता है। पहले आप थोड़ा-सा चीज़ देख लीजिए, ये फ्रांस है, आपको कुछ याद रहना चाहिए, ये पोलैंड है, ये प्रूशिया है, क्योंकि बाद में यही जर्मनी बनेगा, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है? आपको याद ही होगा ऑस्ट्रिया का कहानी। फ्रांस की जो लुई 16 की जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट यहीं की थी, ठीक है? तो अब देखिए विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस नेपोलियन जैसे ही आपको पता होगा कि लास्ट में फ्रेंच आर्मी जो है वो पूरे हर जगह ये फ्रेंच आर्मी जो है वो मतलब अपने नेशनलिस्ट के आइडिया को एक तरफ से फैला रही है पूरे जहाँ-जहाँ नेपोलियन जो है देखिए पहले नेपोलियन ये रहा नेपोलियन, ठीक है? नेपोलियन जो है जहाँ-जहाँ जाता था उसका एक ही मकसद था, आपको भी पता होगा उसका एक ही मकसद था कि भैया हमको क्या करना है, पूरे यूरोप पे कब्ज़ा करना है ना? Within the wide swath of the territory of that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. नेपोलियन क्या करता था कि जो भी फ्रांस में जो-जो रिफ़ॉर्म ये लाता था वो हर जगह जहाँ-जहाँ वो कब्ज़ा करता था वहाँ-वहाँ वो सारी चीज़ को वहाँ लागू करता था, ठीक है ना? जो नेपोलियन अब देखते हैं कि नेपोलियन क्या-क्या लागू किया है। अभी आता है सिविल कोड 1804 Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. हालांकि ए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन जो है देखिए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस देखिए नेपोलियन ने भी क्या कहता कि भैया डेमोक्रेसी को मतलब मतलब डेमोक्रेसी को हटा के फिर से इसने मोनार्की ही लाया था लेकिन इसने बहुत सारे ऐसे-ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चेंजेस लाए थे जो बहुत ही अच्छे चेंजमेंट थे जिससे पूरा जो है वो सिस्टम है वो एक अच्छे से चल रहा था है ना होल सिस्टम जो है वो मोर रेशनल था एंड एफिशिएंट था ठीक है नेपोलियन क्या कहता है वो डेमोक्रेसी को हटा के मोनार्की ही लाया था वही कह रहा है कि इसने लेकिन फिर भी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ऐसे-ऐसे कुछ प्रिंसिपल लाए जो कि उस सिस्टम को चलाने में अच्छे थे। अब देखिए क्या-क्या सिस्टम ही लाया था नेपोलियन ने। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है द सिविल कोड ऑफ 1804 ये आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, ठीक है? तो आप इसे प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लें, तो प्रिपेयर भी कर लेंगे। नेपोलियन का द सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है और इसी को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि वा व्हाट आर द सिविल कोड ऑफ 1804 या व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड तो दोनों बात एक ही है। उसके बाद द नेपोलियन कोड डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ इसने क्या किया कि नेपोलियन ने कहा कि भैया किसी को बर्थ यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब कलर्जी में जन्म ले लिया तो उसको अब फिर से वही चीज़ मतलब उसको ज़मीन मिलेगा या उसको जो है टैक्स वैक्स नहीं पे करना पड़ेगा या वो जो है काम नहीं करेगा तो फिर उसको उस चीज़ मिलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप अपने
काम कीजिए और जिस हिसाब से आप काम कीजिएगा, है ना? तब आपको जिस हिसाब से पैसे या उस हिसाब से जो मिलेगा। अब आपको कोई भी प्रिविलेज बर्थ नहीं, ये नहीं कि आप पहले होता था ना कि लोग होते थे तो वो ज़मीन वगैरह दान में दे दिया जाता था, पंडित हैं तो उसी तरीके से यही कह रहा है कि कलर्जी को कोई नहीं मिलेगा, बर्थ से प्रिविलेज नहीं मिलेगा। स्टेबलाइज इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसने क्या किया, सबको कानून के सामने बराबर रखा एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने ये भी किया कि भैया प्रॉपर्टी को रखने का अधिकार दिया, ठीक है ना? हम लोगों ने याद कीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में था कि प्रॉपर्टी शुरू में कोई कितना भी रख सकता था, फिर नेशनल असेंबली आया था तो उसने प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था। फिर बहुत सारा जमीन आया था नेशनल असेंबली के पास, जिसके कारण से उन्होंने क्या, लुई 16 का कर्जा भी, मतलब बहुत सारा एक तरह से देश में बहुत सारा पैसा भी आ गया था। तो नेपोलियन ने फिर से इसको ला दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो कोड था, इसको हर रीजन में जो जो फ्रेंच कंट्रोल, जहाँ जहाँ नेपोलियन कब्जा किया था वहाँ वहाँ इस कोड को लगाता था वहाँ पर। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues. नेपोलियन जो है, पहली बात की हाँ, डच रिपब्लिक में, जहाँ कि स्विट्जरलैंड में था, इटली और जर्मनी में, नेपोलियन जो है वो क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया था। ने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदारी प्रथा, है ना? ये हम आपको दिखा भी देते हैं, जैसे राजा लैंड देगा और बदले में उसे टैक्स पे करना होगा, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम। कि भैया कोई मान लीजिए राजा है, वो किसी को, किसी भी आदमी को जमीन दे देता था और उसके बदले में वहां से जो भी आदमी, वो एक आदमी रहता था तो वहां से जितने भी टैक्स वो कलेक्ट करेगा उसको राजा को फिर देता था। ये सब चीज हटा दिया गया था। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल मैनोरियल ड्यूज। और उसने क्या किया कि जितने भी किसान थे उनको सर्वडम से हटाया। सर्वडम का मतलब बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब कि देखिए, जैसे बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कर्ज लिया है मेरे से, तो हम चाहूँ तो आपको सुबह से शाम तक काम करवा रहा हूँ, हो सके तो आपको पेमेंट देंगे चाहे नहीं देंगे, वो मेरे ऊपर है। चाहे हम कहेंगे नहीं रात भर काम करो, तो रात भर काम करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं मधुआ मजदूरी, यानी कि आप मेरा कुछ लिए थे उसके बदले में मजदूरी करवा रहे हैं और आपको एक भी पैसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड मेमोरियल यूज इन द टाउन्स टू गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वेर रिमूव्ड। और शहरों में उसने क्या किया, गिल्ड को भी हटा दिया था। गिल्ड का मतलब क्या होता है कि ट्रेड करने से रोकना। जो क्या होता है कि मान लीजिए आप इस जगह से यहाँ पर व्यापार करने, अब आपको मतलब आपको नहीं, कुछ आपका कुछ को कोई मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी बेचना है, तो आप जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह जाके बेचेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाके बेचेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप इस एरिए से या इस गांव से उस गांव में जब बेचने जाते हैं, तो वहाँ के गांव में एक आदमी होगा जो आपसे टैक्स लेगा। फिर उस गांव में जाएगा तो वो टैक्स लेगा, फिर उस गांव में जाएगा तो ऐसे टैक्स लेगा। तो आप क्या सोचिएगा कि भैया इतना हम बार बार इस सबको टैक्स से देंगे तो पता चलेगा कि उससे पैसा, मतलब जितना का सामान नहीं उतना का तो हम पैसा दे देंगे मार्केट ढूँढने ढूँढने के चक्कर में। तो हम क्या करेंगे कि उससे अच्छा हम बेचेंगे ही नहीं, हम जाएँगे ही नहीं उधर। तो इससे क्या होता है कि ट्रेड नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ों का लॉस होता है। तो ट्रेड नहीं होगा तो लॉस होगा, उससे सरकार को पैसा नहीं आएगा, तो बहुत सारा चीज़ है। तो ये समय नेपोलियन ने क्या किया था, उसको गिल्ड को रिमूव कर दिया, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव। इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। देखिए नेपोलियन जो था, तब कर सकता है ना, दूरदृष्टि सोच था। इसको पता था कि भैया अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करेंगे तभी तो मार्केट में पैसा आएगा, तभी तो मेरे को पैसा मिल पाएगा। क्योंकि इसका एक ही एम था नेपोलियन का कि पूरे यूरोप पे क्या करना है, इसको कब्जा करना है। इसके चलते पैसा लगेगा, लोग लगेंगे, सब ठीक करता रहा है पहले, ठीक है ना, जिससे पैसा खूब आएगा, उसके बाद टैक्स लेगा, फिर काम करेगा अपना। peasant artisan works and न्यू बिजनेसमैन इंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। जो सिंथेटिशियन थे उनको एक नया तरह का फ्रीडम अब मिल रहा था जो कि पहले नहीं मिलता था। दूसरे देश में फ्रेंच और भी जहाँ जहाँ नेपोलियन कब्जा किया है। Businessmen and a small scale producer of goods in particular begins to realize that uniform law, standardized weights and measure, and a common national currency would facilitate the movement of exchange of goods and capital from one region to another.
आप देखिए कि बिज़नेसमैन और जो छोटे-मोटे जो हैं सामान के, वो एक जो पर्टिकुलर रीजन में थे, वो रियलाइज़ हुआ कि ये एक यूनिफ़ॉर्म लॉ आया है, स्टैंडर्ड वेट्स आया है, हर चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, मेजर लाया इसने, कॉमन नेशनल करेंसी लाया, एक करेंसी ला दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब सामान का आदान-प्रदान एक जगह से हम क्या बोले, एक जगह से सामान अब दूसरी जगह आसानी से आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, ये आदमी जो आदमी अपना सामान वहाँ नहीं बेचने जाता था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था, पैसा लेता था सब, लेकिन अब कोई पैसा लेने वाला है नहीं। तो अब आराम से क्या हो रहा है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह आदमी जा रहे हैं और सामान बेच रहे हैं या ऐसे लोगों का भी मतलब एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना? However, in the areas conquered, the region of the local population of French rule were mixed. हालांकि जो एरिया कनकर जिस नेपोलियन ने जहाँ जहाँ कब्जा किया था, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड, तो वहाँ पर रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल मिक्स्ड, जाहिर सी बात है जहाँ पर ये कब्जा करता था वहाँ से फ्रेंच फ्रेंच रूल को भी मिक्स कर देता, यानी कि कहने का मतलब द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड, ठीक है। ये नेपोलियन क्या करता था कि यहाँ से अगर एक देश हुआ तो दूसरे देश में जब कब्जा किया तो फ्रेंच के आदमियों को भी वहाँ लेके चल जाता था, कुछ वहाँ पे सेटल कर देता था। Initially, the many places such as Holland and Switzerland, as well as in the certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcome as as harbingers of liberty. देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि बहुत सारे जगह पे जैसे होलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और भी कुछ प्लेसेस जैसे ब्रुसेल हो गया, मीन्स हो गया, मिलान हो गया, वर्षा हो गया, यहाँ पर फ्रेंच आर्मी का लोग वेलकम करते थे, लोग चाहते थे कि फ्रेंच आर्मी हमारे देश आए और हमारे पे कब्जा करे नेपोलियन। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि यही है जो हम लोग को आज़ादी दिलाएगा हमारे राजा से। ठीक है? पूरे यूरोप में क्या होता था, पूरे यूरोप में हर जगह क्या है, किसका कंट्रोल है, पूरे यूरोप में मोनार्की है, ठीक है ना। नेपोलियन उस टाइम लोगों को लग रहा था कि भैया नेपोलियन ही है जो देखिए कितना अच्छा-अच्छा नियम ला रहा है। अभी ऊपर देख रहे थे कि लॉ ला रहा था, फ्रेंच मतलब राइट टू प्रॉपर्टी ला रहा था और भी बहुत सारे मेजर इसमें बहुत अच्छे काम किए। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. देखिए शुरुआत का जो उत्साह था वो तुरंत ही हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी में तब्दील हो गया, क्योंकि इट बिकम क्लियर दैट द न्यू, इनको ये लग गया था लोगों को जहाँ जहाँ नेपोलियन जा रहा था। शुरुआत में तो लग रहा था कि नेपोलियन भगवान है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि नेपोलियन जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो इस तरीके से अरेंज किया है ना, कि आप कुछ उसके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया था, ठीक है ना, सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐसे अरेंजमेंट किया था कि आप वो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, आपको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। इंक्रीज टैक्सेशन, इसने क्या किया, पॉलिटिकल फ्रीडम ला दिया, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, आप कुछ सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। ऐसा मान लीजिए नेपोलियन कुछ भी कर रहा है, आप पे टैक्स बढ़ा दिया, आप पेपर में नहीं आउट कर सकते हैं, अगर पेपर में आउट किए तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, कुछ भी बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के लिए। तो नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम ने दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब आप इसके खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हैं, ना पेपर में, ना टीवी पे, नहीं कहीं नहीं। Forced censors, forced conspiration into the French army is required to conquer the rest of Europe। और हमने आपको पहले ही बताया कि भैया नेपोलियन क्या चाहता था, नेपोलियन का मकसद एक ही था, उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना था। तो जिसके ये पूरा जो यूरोप का आपको नक्शा दिख रहा है, इसको पूरे फ्रांस से निकला था और इसको पूरा ये सब पूरा पे कब्जा करना है इसको। जाहिर सी बात है इसके लिए इसको क्या लगेंगे, इसके लिए तो आर्मी लगेंगे, ठीक है ना। तो आर्मी तो अब इसके पास होगा नहीं, अपने कहाँ से आर्मी लाएगा, तो ये क्या करता था, सब सबको जबरदस्ती कहता था कि हर फैमिली से एक आदमी तो आएगा ही आएगा फ्रेंच आर्मी में, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे देश पे कब्जा करना था। ऑल सीम्स टू आउटवेट एंड एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। ऑल सीम्स टू आउटवेट का मतलब हो गया कि भैया अच्छाई से ज़्यादा इसका बुराई हो गया, है ना। अच्छाई था, बहुत सारा अच्छाई था, लेकिन उससे ज़्यादा इसका बुराई हो गया। ये एक फ़ोटो है, नेक्स्ट तो टॉपिक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये एक जो फ़ोटो है मैं डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि ये दिखा रहा है द कुरियर ऑफ फिनलैंड लूसेस द द द कुरियर ऑफ फिनलैंड लूसेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम
Lipies. Napoleon here is represented as the postman on his way back to France after he lost the Battle of Liège in 1830. Each letter dropping out his bags bear the names of the territory he lost. ठीक है, हुआ कुछ ऐसा था कि 1813 में लिप्जिग नाम का एक देश होगा, वहां से जब नेपोलियन हार गया, वहां से जब वो अपने फ्रेंच बैक आ रहा है, तो एक तरह से पोस्टमैन की तरह ही फोटो में दिखाया गया है कि यहाँ से जो जो इसके पीछे देखिए, ये सब क्या है, ये सब इसमें नाम है ना। इसमें पोलैंड नाम है, इसमें देखिए कुछ हॉलैंड टाइप दिख रहा है, इसमें आई थिंक पढ़ नहीं पा रहा, ये स्विट्जरलैंड आई थिंक है शायद। तो मतलब इसका एक-एक पेज में ये शो कर रहा है कि भैया नेपोलियन जो है अब क्या, नेपोलियन जो है वो कहीं न कहीं अब हार गया 1813 में, तो अब वापस लौट रहा है, तो जहाँ-जहाँ से जाएगा वहाँ से पीछे हट रहा है। तो यानी कि वो अब देश इससे अब कंट्रोल में नहीं है। आई होप कि आपको ये जो आज का मतलब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? नेक्स्ट जो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज़्म ये मैं अगले वीडियो में आपको करते हैं, ठीक है? ओके चलिए, थैंक यू।